जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैथ्स कैसे करना है ये बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई मैथ स्ट्रेटेजी। तो जो भी बच्चे यूपीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल की या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया है यूपीएसआई का, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक एक चीज़ बताई है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके फ़ोटो डाल दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये जो सिलेबस है ये आपकी आंखों के सामने होना चाहिए हमेशा। अब देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। एपी जीपी से आपके आते हैं 1 क्वेश्चन एपी का, 1 क्वेश्चन जीपी का। एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 क्वेश्चन। हो सकता है किसी की शिफ्ट में सिर्फ एलसीएम का क्वेश्चन आए और किसी के में एचसीएफ का, या किसी के में दोनों से आ जाए। पावर, इंडाइसिस एंड सर्च 0 से 1। सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 से 2 क्वेश्चन। परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट 0 से 1। 0 से 1 का मतलब ये है कि किसी किसी शिफ्ट में पूछा भी जाता है और किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन। एज 0 से 1। पार्टनरशिप 1 से 2 क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन 0 से 1। सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस 1 से 2। बोट एंड स्ट्रीम 0 से 1। टाइम एंड वर्क 1 से 2। पाइप एंड सिस्टम 0 से 1। मेंस्ट्रुएशन 2D 3D 2 से 3 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स 0 से 1। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 0 से 1। प्रोबेबिलिटी 0 से 1। सेट थ्योरी 0 से 1। डीआई 2 से 3 क्वेश्चन। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एपी एंड जीपी से 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं था और 2021 के हर शिफ्ट में पूछा गया है सेम इसके साथ कि स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, डीआई, इन सब से 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि आप सिलेबस में जो भी दिया हुआ है आपको सब करके जाना है। ज़रूरी नहीं अगर 2021 में नहीं आया तो वो आपकी शिफ्ट में भी नहीं आएगा। यूपीएसआई में क्या होता है कि जो 40 क्वेश्चन मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें 40 के 40 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जीएस के होते हैं। जो मेरा स्कोर था मैथ्स का वो 38 आउट ऑफ 40 था। वो इसलिए ही था क्योंकि उसके अंदर जो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे वो जीएस के थे। तो ये कुछ टॉपिक है रीजनिंग के जो मैथ्स के सेक्शन में पूछे गए थे। कैलेंडर, डायरेक्शन, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिरर इमेज, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग। और ये इसके सामने कितने कितने क्वेश्चन आए थे ये लिखा हुआ है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस यूपीएसआई का। तो अब बात करते हैं कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है और हर एक टॉपिक की रिवीजन कैसे करनी है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो का लिंक डाला है, ऑल कैलकुलेशन इन वन वीडियो। इसके अंदर जो सॉल्व करने की छोटी छोटी ट्रिक होती हैं कैलकुलेशन की वो इसके अंदर बताई हुई है। तो अगर जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसे आता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं इसे देखने की। और जो अभी बिगनर है जिसने अभी तैयारी शुरू करी है या उसको नहीं पता है तो वो एक बार उसको जाकर देख लेना वहाँ से। उसके बाद आप जिस भी टेबल पे पढ़ रहे हैं या फिर आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं आपके आंखों के सामने ये चीज़ें होनी चाहिए और धीरे धीरे करके ये आपको याद भी हो जानी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इसको एक ही दिन में जाएं और 30 टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स याद कर लें, लेकिन आपको एक टाइम आने के बाद धीरे 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 इतना तो कम से कम कर ही लेना है। 30 तक टेबल, स्क्वायर्स 100 तक और क्यूब 30 तक। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने क्या लिख कर लगाया था अपने टेबल के आगे। ये लगाया था मैंने अपनी पहली वीडियो में भी दिखाया हुआ है। मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इसका प्रिंट निकलवा के लगाना है आप ये लगा लेना, या अगर आपको खुद से लिख कर लगाना है तो आप वो लगा लेना, बट इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं बुक्स की कि मैंने किस बुक से पढ़ा था। मैंने राकेश यादव नोट्स, सबसे पहले मैंने राकेश यादव नोट्स कवर करा था, उसके बाद मैंने किरण पब्लिकेशन से ही पढ़ा था। जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और जो भी मेरी अब तक की तैयारी है उन सब में मैंने किरण पब्लिकेशन से ही पढ़ा है। और एस डी यादव की बुक से मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे वो उस बुक से पढ़ भी रहे होंगे, या आपके कोई जो दोस्त होंगे वो पढ़ रहे होंगे। तो अगर किसी को लेनी है बुक तो वो इन तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और नोट्स हैं, बुक है और आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको सबसे पहले यूट्यूब से जिस भी टीचर का आपको समझ आ रहा है, जो भी टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको वहाँ से हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं।
मैंने एक गलती करी थी कि मैंने जब चैप्टर वाइज नोट्स बनाए थे तो मैंने उसके अंदर टाइप वाइज नहीं मेंशन किया था, मतलब मैंने टाइप वाइज नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने ऐसे नोट्स बनाया था कि एक चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन के नोट्स बनाए थे। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने। आपको उस चैप्टर के अंदर भी टाइप वाइज होते हैं कि एक चैप्टर में 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। उसके बाद उस नोट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है उस बुक से आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे आपको टॉपिक वाइज मॉक मिल जाता है, आपको वहाँ से उस टॉपिक का मॉक देना है। इतना अगर आपने कर लिया तो वो चैप्टर आपका इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आपका फिर किसी भी मॉक में उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया। तो जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत बार क्या होता है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और हम पीछे का भूलते रहते हैं। तो आपने जब इस बुक से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको क्या करना है, अगर आपने YouTube से बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं और आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करा है, तो जब आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके, मतलब कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो आपको उस क्वेश्चन को मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप दूसरे चैप्टर पे चले गए तो आपको पीछे जो क्वेश्चन आपने मार्क करे हैं ना, उसके भी आपको डेली 5-5 क्वेश्चन करते जाना है। ऐसे आपको रिवीजन करनी है इसकी। तो ये ही एक सही तरीका है, क्योंकि अगर आप आगे के चैप्टर कवर करते रहेंगे और पीछे की चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो जब आप दोबारा रिवीजन करने आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपका। बेटर है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अपना रिवीजन भी करते रहें। ये तो है कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। और एक और चीज़ आपको करनी है, जैसे जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं तो आपको जो पीछे वाला चैप्टर है, जब भी आपको 15-20 मिनट मिले तो आप एक बार अपने नोट्स को उठाकर कम से कम देख लें कि आपने कितने टाइप के नोट्स बनाए हैं या क्या लिखा है। आप कम से कम उसे पढ़ लें। अगर आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करने का आपके पास टाइम है तो कम से कम आप उसको एक बार पढ़ लें। अब ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी, ये है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी वो बच्चे भी अपना सकते हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिसका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एक टॉपिक आप जो भी उठा रहे हैं उसके आपके डेली 50-50 क्वेश्चन करने हैं, और दो कोई और चैप्टर के जो क्वेश्चन आपने मार्क करे हुए हैं ना बुक में, उसके आपको 5-5 सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने इसी बुक को 10 बार लगाया है, वो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को पूरे, अगर उसके अंदर 300-400 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप वो पूरे 300-400 क्वेश्चन को 10-10 बार लगा सकें। तो आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से सिलेबस करिए। उसके बाद जो अपनी प्रैक्टिस करिए, आप अपना टाइम उसी क्वेश्चन पे दीजिए जिस पे आप अटकते हैं। ईजी क्वेश्चंस पे टाइम मत दीजिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5-5 मार्क्ड क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद एक सेक्शनल देना, उसका एनालिसिस करना है। अगर आपकी कैपेसिटी डेली सेक्शनल दे के उसको एनालिसिस करने की है तो आप डेली दे दीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप एक एक दिन छोड़कर सेक्शनल दें, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। इसमें भी आपको क्या करना है कि जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो जो भी आपको उसमें कोई नया तरीका मिल रहा है, नया फॉर्मूला मिल रहा है, उसके आपको नोट्स बनाना है। उसको आपको एक अलग कॉपी में लिखना है और उसे भी रिवाइज़ करना है। अब बात करते हैं कि आपको मैथ्स को कम से कम कितना टाइम देना है। जो बच्चे बिगिनर हैं उन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है। आपको पता है कितना कंपटीशन है, तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे तो इसको देंगे। और जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब तक ये समझ आ गया होगा कि उन्हें मैथ्स में कितना टाइम देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है। आप एक चैप्टर करते जा रहे हैं, आपको पीछे साथ साथ रिवीजन लेके चलना है। और एक और चीज़ आपको क्या करना है, बहुत बार क्या होता है ना कि जब आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप उसे रट लेते हैं, तो आप उसे रटो मत, उसका बेसिक समझो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका अपने आप क्वेश्चन को करने का टाइम कम हो जाएगा। बहुत बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कम टाइम में करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे जल्दी जल्दी करें। कम टाइम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक्यूरेसी पे होना चाहिए। टाइम अपने आप कम होगा, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे टाइम कम होता जाएगा। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपका जो फोकस है वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें पेपर में वो सही अटैम्प्ट करें। टाइम अपने आप कम होगा, टाइम की चिंता मत करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 50 क्वेश्चन डेली आप करने वाले हैं,
अब ऐसा मत करना कि ये 50 क्वेश्चन आज करने हैं तो आप पूरे दिन में ये 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश करो कि आप एक टाइमर लगाओ और आप ये देखो कि आप ये 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हो। बेशक आप इसको 25-25 क्वेश्चन करके कर लो, लेकिन आपको ये टाइमर के साथ करना है। बिना टाइमर से आप मत करना, क्योंकि फिर आपको ये होगा कि बस 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप 5-6 घंटे में यही 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि आप इसको 2 पार्ट में कर लो, 25-25 क्वेश्चन करके, लेकिन आप इसको टाइम लगा के दो कि आपका कितना टाइम ले रहा है। धीरे धीरे आपको इसका भी टाइम कम करना है। तो ये थी कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी। मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ छोड़ा है। एक और चीज़ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था वीडियो में कि आपको अपने टेबल के आगे ये लगाना है, टेबल स्क्वायर क्यूब, और इसके साथ साथ आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये लगाना है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये अपने आप, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद याद हो जाएंगे, तो इसमें ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद आपको मेंसुरेशन के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी याद होने चाहिए। आप उसको भी नोट्स बना के लगा सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इतना तो आपको करना ही है। तो ये थी आपकी कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा, मैंने आपको हर चीज़ बताई है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपका मैथ्स में फुल स्कोर कोई नहीं रोक सकता। ये आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, ये बिल्कुल आसान नहीं है और आसानी से कुछ मिलता भी नहीं है। मेहनत लगेगी, लेकिन आपको इतना कम से कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको जॉब की नीड है। तो आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे भी हिंदी मीडियम के नोट्स नहीं मिलते थे, तो मैं उसको गूगल से ट्रांसलेट कर करके पढ़ती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये करना है तो मैं उसको करती थी। तो आपको भी जिस चीज़ में दिक्कत आए, आपको खुद से बस यही करना है कि मुझे ये करना है, तो आप उसको करिए, आप उसको इग्नोर मत करिए। आप जो टॉपिक आता है आप उसे बार बार पढ़ते हैं, जो नहीं आता आप उसे इग्नोर करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जो नहीं आ रहा है, जो आपकी वीकनेस है, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो टॉपिक आपको आ रहा है अच्छे से उसका टाइम कम कर दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।